हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में नीट पीवाईक्यू सीरीज हमने रन करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं पार्टिकल सिस्टम एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसमें कई अच्छे कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। सी गिवन है टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance ऑफ। देखिए हमें क्या गिवन है सिचुएशन, आप डायग्राम के जरिए समझना। यहां पर हमें गिवन है एक रोड। ठीक है, रोड का लेंथ गिवन है, कितना है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, और रोड के दोनों एंड्स पर मासेज अटैच्ड है। फर्स्ट मास है 5 kg का और सेकेंड मास है 10 kg। जो रोड गिवन है, रोड कैसा है, रोड है मासलेस। रोड इज मासलेस। ठीक, हमसे पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू 5 kg। 5 kg के रेस्पेक्ट में हमसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा गया है। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फॉर्मूला होता है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पर जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जबकि हमसे यहां क्वेश्चन में पूछा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू 5 kg। तो जो r1 वेक्टर r2 वेक्टर ये सब होते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो यहां रेफरेंस पॉइंट 5 kg है, तो हम लिखेंगे r वेक्टर, और अभी क्योंकि हमें बस डिस्टेंसेस ही गिवन है 1 मीटर, तो हमें यहाँ पे वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। R इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू, अब 5 kg का डिस्टेंस 5 kg से क्या है 0, प्लस नेक्स्ट मास 10 इंटू डिस्टेंस ऑफ 10 kg फ्रॉम 5 kg वो है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 10 तो 15। यहां पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 10/15। अब देखिए आंसर हमसे पूछा है इन सेंटीमीटर, तो हम ये जो आंसर है ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 66.66 सेंटीमीटर, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at x equals to 40 centimeter and 400 gram at x equals to 70 centimeter. Find the distance of the center of mass from origin. तो देखिए गिवन क्या है, हमें इस तरह से ये मान लो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक मास है जो ओरिजिन पर प्लेस्ड है, ये मास है 3 ग्राम का, 3 ग्राम। ठीक, और नेक्स्ट जो मास है वो है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वो है 500 ग्राम, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। और थर्ड मास प्लेस्ड है कहां पर
400 ग्राम का मास है और ये प्लेस्ड है ओरिजिन से 70 सेंटीमीटर पर। हमसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा गया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मास इज प्लेस्ड है, इसलिए हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से XCM क्या आ जाएगा? m1 का वैल्यू है 300 ग्राम और XCM है 0, क्योंकि सॉरी x1 है 0, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 500 इन ग्राम और डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम ओरिजिन इज 40 सेंटीमीटर, प्लस m3 कितना है 400 इंटू डिस्टेंस है 70 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 1200 ग्राम। ठीक, सॉल्व करेंगे। XCM हमारे पास आ जाएगा, देखो 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28 और इनको सम करेंगे 48 1 0 देखिए 48 1 0 0 0 0। ठीक है, अच्छा अब यहां से 3 टाइम्स 0 ही आएगा बेटा, 3 टाइम्स 0 आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 1200, 2 0 से 0 कट करेंगे, 12 से कट करेंगे 480 को, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या गिवन है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particles through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particle at the original position? बोल रहा है कि मासेज का सिस्टम है, 2 मासेज का सिस्टम है जिसमें से m1 d डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास की तरफ, तो m2 का शिफ्ट क्या होगा ताकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो? तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है डेल्टा XCM इज इक्वल टू m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब यहां पे गिवन है क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज ना हो सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डेल्टा XCM 0 लिखेंगे। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विच इज d इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू डेल्टा x2। सॉल्व करेंगे, डेल्टा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आएगी m1 अपॉन m2 इंटू d। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। गिवन है क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस r are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when centers of 3 balls are joined. The center of mass of the system is located at. तो हमें अगेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और उसकी सिचुएशन गिवन है कि पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर है या फिर सेंटर ऑफ द पार्टिकल ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहां पर मासेज प्लेस्ड है इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना कि सेंटर्स है यहाँ पे,
डायग्राम स्केल में नहीं है, उससे आपको ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो मेन कोर कंसेप्ट है वो समझने का प्रयास करना। इसमें बोल रहा है कि यहां पर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लोकेट करेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछा है। तो याद रखना कि जब सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। अगेन सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। तो यहां पर क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर हर एक कॉर्नर पर इक्वल मास प्लेस्ड है, तो इन यहां पर जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो कहां से होगा, जहां से तीनों मीडियंस जहां से पास होंगी उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन है क्वेश्चन में टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ बोट। The length of the boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. मतलब हमें क्या गिवन है, यहां पर एक बोट गिवन है, देखिए ऐसा, ठीक है। इस बोट का, लेट मी ड्रॉ अगेन, देखो जैसे ये एक बोट गिवन है, ठीक है। इस बोट की लेंथ गिवन है, टोटल अपने को कितना गिवन है बोट का लेंथ, ये गिवन है 3 मीटर। चलिए, साथ ही साथ इसका वेट भी गिवन है। वेट कितना है इसका, एक्चुअली हमें गिवन है, वेट ही गिवन है 100 kg। ओके, ये वेट नहीं है बल्कि मास है। वेट तब होता है जब अपन जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास है तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को वेट मिल जाएगा। तो यानी कि यहां पर 100 जी ये है वेट। चल ठीक है, और यहां पर एक पर्सन है ए, वो फर्स्ट एंड पर बैठा है, लेट्स से, ओके, और इसका मास है कितना, 55 kg, 55 kg। इसी तरह से दूसरे एंड पर बैठा है कोई पर्सन बी और उसका मास है 65 kg। अब ये बोल रहा है कि द 55 kg वॉक्स अप टू द 65 kg, यानी कि जो 55 किलोग्राम मास का जो पर्सन था वो बी की तरफ चला और वहां पर उसके पास जाके बैठ गया। और हमसे ये पूछा है कि यदि बोट स्टिल वाटर में है तो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा। तो याद रखना कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर भले ही 55 kg 65 kg के पास पहुंच गया है लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, 0 डिस्टेंस से। ओके, याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। He throws stone of 0.5 kg mass downwards with the speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. देखिए गिवन क्या है कि एक पर्सन है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में 10 मीटर हाइट पर लोकेट कर रहा है और उसने क्या करा, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्टोन को थ्रो किया। हमसे पूछा है कि जब स्टोन डाउनवर्ड मूव करेगा तो क्योंकि यहां पर रिएक्शनल फोर्स की वजह से पर्सन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके, पर्सन ने यदि मान लो किसी टाइम में ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए मान लो कि ये है हमारे पास फ्लोर और यहां से 10 मीटर हाइट पर यहां ये पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और इस पर्सन का जो मास है वो कितना है, 50 kg है। अब इसने क्या किया, एक स्टोन थ्रो करा, एक स्टोन नीचे की तरफ थ्रो करा विद 2 मीटर पर सेकेंड और स्टोन का मास है कितना, 0.5 kg, इस तरह से, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर क्या होगा। तो देखो जब स्टोन नीचे की तरफ चलेगा
तो मैन किधर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड्स। तो जितने टाइम में, मान लो टी टाइम में, जितने टाइम में ये जो स्टोन है नीचे की तरफ पहुंचेगा ग्राउंड पर या फ्लोर पर, उतने टाइम में पर्सन भी कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर कर जाएगा। हमें बस वो डिस्टेंस ही पता लगानी है, लेट्स से कि वो डिस्टेंस दी है, ठीक है। तो देखो हम यहां किस तरह से सॉल्व करेंगे, अच्छा है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, जितने टाइम में स्टोन ग्राउंड पर पहुंच रहा है। तो क्योंकि इसने ग्रेविटी फ्री स्पेस बोला है, तो यहां पर जी का जो वैल्यू है, यहां जी का वैल्यू कितना रहेगा, 1 सेकेंड, यहां जी का वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो जी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब तो सीधी सी बात है, फिर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो यहां पर टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड यानी कि 10 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 2, तो टाइम लगा टोटल कितना, 5 सेकंड का, टू रीच द स्टोन टू द ग्राउंड। ठीक, अच्छा, अब इतना ही टाइम में पर्सन ऊपर की तरफ गया होगा, लेकिन पर्सन का वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर लेंगे। दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, ताकि इनिशियल 0 था तो फाइनली भी 0 हो सके। तो यानी कि पर्सन का मास 50 इंटू पर्सन का वेलोसिटी vm इज इक्वल टू स्टोन का मास 0.5 और इंटू स्टोन का स्पीड 2। तो vm यहां से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 50 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया, स्पीड पर्सन की आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब हम निकाल लेंगे कि पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर करा 5 सेकेंड के इंटरवल में। तो डिस्टेंस आ जाएगा vm इंटू टी करके, तो d इज इक्वल टू 1/50 मल्टीप्लाइड विद 5। तो डिस्टेंस पर्सन ने कितनी कवर करी, वो कवर करी 1/10 मीटर, या आप लिख सकते हो 0.1 मीटर। तो देख 10 मीटर तो वो ऑलरेडी हाइट पर था, और 0.1 मीटर और ऊपर ट्रेवल कर गया, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड आएगी 10 प्लस 0.1 मीटर, 10 प्लस 0.1 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 10.1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चल नेक्स्ट देखो, गिवन है वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर are such that A vector dot B vector equals to 0 and A vector dot C vector equals to 0, then vector parallel to A vector is। देखो क्या गिवन है कि A और B दो वेक्टर्स है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट किन वेक्टर्स का 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। तो सिंस A और B का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो A और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहां पर हम लिखेंगे A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। चल ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड उसने बोला है A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहां से फिर से ये पता चल गया कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। चल ये भी ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि A वेक्टर किसके पैरेलल होगा, तो देख हमारे पास एक कंसेप्ट है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है वो जिनका प्रोडक्ट हो रहा है उनके परपेंडिकुलर होती है। तो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर एंड B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। आप देखिए कि B और C के परपेंडिकुलर तो AB है, ठीक है ना, AB है, और B और C के परपेंडिकुलर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर भी है। तो जो दो वेक्टर जो बाकी दो के साथ में यदि परपेंडिकुलर है तो फिर वो आपस में पैरेलल होंगे। तो क्योंकि A B के परपेंडिकुलर है और B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर भी B के परपेंडिकुलर है, तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पैरेलल किसके है A वेक्टर,
सी ऑप्शन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सवाल अगला क्या कहता है, बोलता है कि इफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी। देखो हमें क्या करना है यहां पर कि क्रॉस प्रोडक्ट का मोड हमें देखना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस हमें वैल्यू रखनी है फॉर्मूला से। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है ए बी साइन थीटा और अंडर रूट थ्री, डॉट प्रोडक्ट में हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा बनेगा यहां पर, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो यहां से थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टेन की वैल्यू जब एंगल 60 होता है तब रूट थ्री होती है। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। हमसे ये पूछा गया है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और उस पर पावर 1/2। दिस इज मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फॉर दिस सिचुएशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखना। गिवन क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 2 इज गिवन बाय। देखो फोर्स गिवन है और फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, साथ ही साथ जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है उसका भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमसे जो टॉर्क का वैल्यू पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हमारे पास एफ वेक्टर तो है, एफ वेक्टर तो है, कितना है, ये है 4i कैप प्लस 5j कैप एंड माइनस 6k कैप। जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर कोऑर्डिनेट से हम लिख देंगे 2i कैप एंड माइनस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप। ठीक, और फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर भी हम लिख देंगे, वो आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स को देखकर 2i कैप एंड प्लस 0j कैप एंड माइनस 3k कैप। ये हमारे पास है। लेकिन हमें क्या टॉर्क निकालने के लिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना है, तो आर वेक्टर हमारे पास होना चाहिए। तो देखो आर वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर फोर्स एक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं इसको r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r वेक्टर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ये हमारे पास आ गया r वेक्टर। टॉर्क वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। r वेक्टर के कोफिशिएंट 0 2 माइनस 1, f वेक्टर के कोफिशिएंट 4 5 माइनस 6। क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे i कैप मल्टीप्लाइड विद, देखो माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 एंड माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5, और यदि माइनस करेंगे तो ये प्लस 5 बन जाएगा। ओके, साइन अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, माइनस j कैप। ओके, माइनस j कैप इंटू
अब -6 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 0 माइनस और 0 माइनस 4 माइनस 1, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, फिर साइन चेंज हो जाएगा k कैप, ओके, और k कैप में आएगा 5 इंटू 0 यानी 0 एंड -4 इंटू 2 यानी 8। तो हमारा जो आंसर आएगा टॉर्क का वो आएगा, देखिए -12 प्लस 5 तो -7 आई कैप, -7 आई कैप और -4 जे कैप, ओके, एंड -8 के कैप। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू मिल गया हमें। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है, नहीं ए नहीं है, सॉरी, ये ऑप्शन है डी ऑप्शन, दिख रहा होगा आपको, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखिएगा गिवन क्या है, गिवन है when a mass is rotating in a plane about a fixed point its angular momentum is directly along। तो याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो हमसे यही पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां ऑप्शन में देखो अलोंग 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 अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अपना। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन के, और उसी के अलोंग एक्ट करता है एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, a small mass attached to a string rotates on a frictionless table टॉप एस shown। ऐसा कुछ डायग्राम है यहां पे कि ये मान लो टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पर कोई मास है जो इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे ये मास है जो रोटेट कर रहा है, ठीक, और ये टेबल है, इस तरह से। ठीक है, आगे, if the tension in the string is increased by pulling the string causing the radius of circular motion to decrease by a factor of 2 the kinetic energy of the mass will be। देखो आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में आप पाएंगे कि इनिशियली मान ले रेडियस r थी और बाद में रेडियस पहले से हाफ कर दी, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 यानी कि r/2 हो गई न्यू रेडियस। ठीक है, भले ही यहां पर रेडियस कम हो गई है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनिशियल वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल्स टू फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी फाइनल रेडियस। मास तो सेम ही है, वो कैंसिल हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू वी डैश न्यू वेलोसिटी, आर डैश की जगह लिख लेंगे r/2, आर से आर कट जाएगा, न्यू वेलोसिटी आ गई 2v। चल ठीक है, हमसे पूछा है नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, k1 इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक, तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 k2 इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी डैश स्क्वायर यानी कि 2v²। ठीक, तो k2 क्या आ गया यहां से 4 इंटू 1/2 mv² और 1/2 mv² क्या है, k1 है, तो 4k1 इज द आंसर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If F vector is the force acting on a particle having position vector r vector and torque vector, be the torque of this force about the origin। देखो देखो सुनो, F फोर्स है, तो टॉर्क है और r पोजीशन वेक्टर है। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है,
तो याद रखना कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। और क्योंकि टॉर्क आर वेक्टर और एफ वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसलिए टॉर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एज वेल एज टॉर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। क्योंकि टॉर्क आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट आर के साथ भी करता हूं तो भी 0 आंसर आएगा, और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट फोर्स के साथ करता हूं तो भी 0 आएगा। ठीक, तो हमारा जो बेस्ट सुटेड आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, जिसमें आर वेक्टर डॉट टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू 0, एफ वेक्टर डॉट टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू 0। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, मतलब जगह बदलने से डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन द xy प्लेन विद अ वेलोसिटी v along the straight line AB if the angular momentum of the particle with respect to the origin is LA when it is at A and LB when it is at B, then देखिए गिवन जो क्वेश्चन है उसको हम यदि डायग्राम में बना के देखें तो इस तरह की कुछ सिचुएशन गिवन है। देखना कि ये मान लो ये है हमारे पास कि कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से मूव करता है, ओके, अलोंग लाइन ए बी। चल ठीक है, ऐसे मान ले लाइन है, ये ए बी लाइन है। ठीक, जब पार्टिकल ए पॉइंट पर है तब, और जब पार्टिकल बी पॉइंट पर है तब, हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम्स में क्या रिलेशन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि भले ही क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ए और बी दोनों में सेम है। अब जो नेक्स्ट चीज जो चेंज कर सकती है वो है पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो क्योंकि यहां पर लीनियर मोमेंटम भी सेम और पोजीशन वेक्टर भी सेम है। पोजीशन वेक्टर ये क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, तो P और R दोनों सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होंगे, सेम एट बोथ द पॉइंट A एंड B। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है अ पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल्स टू 5 इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल्स टू, यहां पर v का स्पीड यहां पर लिखा नहीं है, ये पर ये 3√2 होता है, क्वेश्चन में 3√2 है इन मीटर पर सेकेंड। इन द x or y plane along the line y equals to x plus 4, the magnitude of angular momentum of the particle about the origin is। देखो क्या गिवन है, हमें मास गिवन है 5 kg, ठीक, और साथ ही साथ स्पीड गिवन है, कितनी है 3√2 मीटर पर सेकेंड, और एक लाइन गिवन है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 4। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से। ये जो m होता है ये स्लोप होता है, c क्या है, यहां पर इंटरसेप्ट है, तो यहां पर c का वैल्यू तो देखकर आ गया कंपैरिजन से 4, और m यानी स्लोप, m क्या होता है, स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट भी बोला जाता है स्लोप, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, इसका ये मतलब है कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा 45 है, इसका मतलब है कि x और y दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मैं यदि एक डायग्राम में इस चीज को दिखाऊं तो ये ऐसा है कि y एक्सिस पर भी ये डिस्टेंस 4 है और x एक्सिस पर भी ये डिस्टेंस 4,
ठीक। और हमें ये जो एंगल है ये भी गिवन है, ये कितना है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, हमसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास क्या है 5 kg, वेलोसिटी क्या है 3√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस अब देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, आई थिंक आपको ये दिखाई दे रही होगी। ठीक, तो हमें यही निकालना है, तो ये डिस्टेंस हम लिखेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा। यहां पर देखो ये है 4, ये चाहिए, ये एंगल 45 है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, साइन 45 में लिख लेता हूं, साइन 45 विल बी परपेंडिकुलर जो कि चाहिए डिवाइड बाय 4। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 विल बी इक्वल्स टू पी। ये आ गया हमारे पास क्या, ये है परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे, तो मैंने पुट कर दी, कितना है वो 2√2। सॉल्व करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स इस तरह से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर गिवन है a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. देखिए सिचुएशन क्या गिवन है, अच्छा प्रश्न है। गिवन क्या है देखो, ऐसे मान ले रोड है, ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक। और ये रोड के एक एंड से, जीरो वाले एंड से, और 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर वेज है जिस पर रोड प्लेस्ड है, ये वेज है यहां पर। क्लियर है। अच्छा, और कुछ बातें इसने बोली हैं वो भी हमें ध्यान से देखना होगा। इसने बोला है कि एक मास 2 kg वो कहां पर सस्पेंड करा है, 20 सेंटीमीटर पर सस्पेंड कराया है, यानी ये जीरो है यदि तो 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से 2 kg, यानी कि हम वेट लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। 20 न्यूटन यहां एक्ट कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर। चल ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोड का अपना वेट है। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है, वेट हमेशा एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। यूनिफॉर्म बॉडीज हैं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी मिड पॉइंट पर लगेगा। ये मान ले वेट की पोजीशन हो गई। वेट कितना है, इसका मास है 500 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड 0.5 और जी से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यह आ जाएगा 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन वेट है किसका, रोड का 5 न्यूटन वेट है। चल ठीक है, ये कहां पर लग रहा है, ये मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि 160 सेंटीमीटर पर, यहां से 160 सेंटीमीटर पर एक और मास है जिसे सस्पेंड करा गया है m, तो वेट होगा इसकी वजह से mg। इस तरह से ये सब सारे फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ m सच दैट रोड इज इन इक्विलिब्रियम। रोड यदि इक्विलिब्रियम में गिवन है, इसका ये मतलब है कि नेट टॉर्क ऑन द रोड, नेट टॉर्क ऑन द रोड इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उसे 0 के इक्वल करना है। तो मैं रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहा हूं, यहां पर जो ये वेज है इसी को मैं रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूं। इसके अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे टोटल और उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो आप देखिएगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट फोर्स है ये 20 न्यूटन वाला, तो हम लिखेंगे 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद वेज से डिस्टेंस। तो ये 20 सेंटीमीटर मार्क पर था, 40 सेंटीमीटर वेज का फर्स्ट एंड से है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी 20।
ठीक है, आप देखेंगे कि वेज के लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है, वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि वेज के राइट साइड में जो फोर्सेज है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं तो क्लॉकवाइज के लिए हम माइनस साइन हम यूज करेंगे, ठीक है, और प्लस माइनस को यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर वो इक्वल हो जाते हैं। तो 20 इंटू 20 इज इक्वल टू, इधर है 5 न्यूटन, 5 मल्टीप्लाइड विद, अब आप देखो कि वेज 40 सेंटीमीटर पर है और वेट लगता है हाफ पर, यानी 200 का आधा 100 हो जाएगा, और यहां पर जो 40 में से 100 में से 40 निकल गया तो ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है 5 न्यूटन की वेज से। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से जो mg वेट लग रहा है वो जीरो वाले एंड से और कहां पर लग रहा है 160 पर, ओके, और 160 पर एक्ट कर रहा है। तो ये जो वेज का डिस्टेंस है ये हटा दें तो वेज और mg के बीच का गैप आ जाएगा, तो कितना आएगा, वो आएगा 120, तो 120 इंटू mg, 120 इंटू mg, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 400, ओके, इक्वल्स टू ये बना 300 इज इक्वल्स टू 120, और g की जगह भी हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1200 m, ये हमारे पास आ गया। 400 में से 300 माइनस करेंगे 100 इज इक्वल्स टू 1200 इंटू m, तो जो m का वैल्यू यहां से आएगा वो आएगा 1/12 kg, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/12 kg, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है अपना 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नेक्स्ट देख लो बेटा, देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। देखो ज्यादातर मिथ है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड सपोज किया जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का वेट एक्ट करता हुआ सपोज किया जाता है। ओके, और याद रखना कि ज्योमेट्रिकल बॉडीज के लिए और जो हमारे फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए जब आप पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करता है, तो इसने कहा है कि ऑलवेज कोइंसाइड्स, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। हमेशा कोइंसाइड नहीं करता, ज्यादातर करता है, पर कभी कभी नहीं भी कोइंसाइड करता है। तो ऑलवेज कोइंसाइड वाली बात बोली है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड इसने बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। तो देखो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट मास मोमेंट्स, मास इनटू पोजीशन वेक्टर का सम 0 हो जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। तो मास मोमेंट यदि मैं g मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ वेट्स, मोमेंट ऑफ वेट्स, और मोमेंट ऑफ वेट्स का मतलब है टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस में मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस है, ओके, मोर देन वन करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो अपने को और भी देखना पड़ेगा। थर्ड देखो, a couple on a body produces both translational and rotational motion in a body। तो कपल जो है वो दोनों टाइप का मोशन प्रोड्यूस करता है क्या? एक्चुअल में कपल क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है दो फोर्सेज का जो बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है और साथ ही साथ वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर एक्ट करते हैं। तो कपल जब किसी भी बॉडी पर एक्ट करता है तो बॉडी क्या करती है, रोटेट तो कर सकती है लेकिन ट्रांसलेट नहीं करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसने बोला है कपल की वजह से दोनों मोशन होती है, नहीं, केवल रोटेशनल होती है, ट्रांसलेशनल नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 मींस द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है,
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली एक ऐसा रेशियो है जो हमें यह बताता है कि हमारी मशीन कितनी एफिशिएंट है। ठीक है, एक प्रकार से कि लोड के रेस्पेक्ट में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ा है या फिर कितने एफर्ट की मदद से कितना ज्यादा लोड हम उठा पा रहे हैं, वो मैकेनिकल एडवांटेज बताता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज MA इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अब यदि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका ये मतलब है लोड टू बी रेज्ड वो ज्यादा है और एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। तो यानी कि यदि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि हम स्मॉल एफर्ट के जरिए और ज्यादा हैवी लोड उठा सकते हैं। तो स्टेटमेंट 4 तो करेक्ट है। तो 1 और 4 ये 2 और 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन है a rod of weight W is supported by two parallel knife as A and B, as is A and B, and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X from A. The normal reaction on A is, देखो क्या गिवन है? गिवन है कि एक रोड है और दो नाइफ एज सपोर्ट्स पर ये प्लेस्ड है इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये सपोर्ट्स है। आपको पता है कि जहां कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा N1, ऐसे ही दूसरा जो एंड है वहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N2, और वेट किधर एक्ट करेगा? वेट सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा। तो ये मान लो वेट है W और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें गिवन है कितना है? X। टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या है? D। तो बची हुई डिस्टेंस ऑफ W फ्रॉम अदर एंड वो हो जाएगा D माइनस X। चलो पहली बात तो ये है, हमसे पूछा क्या है? द नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन ऑन A। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा सकते हैं जिसमें टोटल टॉर्क 0 लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, लेट्स से कि A या फिर B, A या B के अबाउट मोमेंट में निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे A पर रिएक्शन चाहिए तो दूसरा जो पॉइंट है उसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा सभी फोर्सेज का। तो देखो मैं निकाल रहा हूं N1 B के अबाउट, क्योंकि N1 चाहिए, तो N1 जहां पर एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है उसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा फोर्सेज का। तो फर्स्ट है N1 इंटू डिस्टेंस D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि N1 और W अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे N1 इंटू D इज इक्वल टू W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ W फ्रॉम B इज D माइनस X। तो यहां से N1 चाहिए हमें, N1 आ जाएगा W इंटू D माइनस X डिवाइड बाय D। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A। इसी तरह से आप B पॉइंट पर भी नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या गिवन है? ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद O एज इट्स सेंटर। ठीक, F एंड F रिप्रेजेंट्स 3 फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द साइड AB, BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। If the total torque about O is 0, then the magnitude of F3 is। तो देखिए इसमें डायग्राम था, इसमें एक डायग्राम है वो यहां पर गिवन नहीं है, प्रिंटिंग के टाइम पर शायद मिस हो गया। ओके, तो वो डायग्राम जहां तक है वो इसी टाइप का था, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C। ठीक है, अब आप देखिए कि F फोर्स एक्ट कर रहा है AB के अलोंग, F फोर्स,
ठीक। और एफ नेक्स्ट एफ फोर्स बीसी के अलोंग एक्ट कर रहा है, एफ वेक्टर, ठीक। ये F1 F2 F3 है, ऐसा है F1 F2 F3, और F3 एक्ट कर रहा है AC के अलोंग F3, इस तरह से, ठीक है। हमसे पूछा है इफ द टोटल टॉर्क अबाउट O इज 0 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इज। वैसे हम यहीं से देख सकते हैं कि यहां पर टोटल टॉर्क 0 है, तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ही एक्ट कर रहा है सीधे सीधे। F3 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सीधे यही आंसर आ गया हमारे पास। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही हमने निकाल लिया ये चीज, तो ठीक है ना। चल ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गिवन है a rod of length 3 meter and its mass per unit length is directly proportional to the distance x from one of its end, then its center of gravity from the end will be। देखो ये रोड गिवन है, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है कितनी है 3 मीटर। हमें मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू मान लेते हैं, वो गिवन, वो बोला है कि प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हम उसे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू के एक्स, ये हमें गिवन है। चल ठीक है, हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो हम ये मान के चलते हैं कि रोड एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब प्लेस्ड है, ओके, और हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, इस तरह से, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब डीएम क्या है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उस एलिमेंट की लेंथ हम दिखाते हैं, मान लो dx, तो dm बाई dx इज इक्वल टू म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां से dm की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, म्यू dx, ओके, और म्यू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वो है kx, ओके, इनटू dx। तो अब ये जो वैल्यू है dm की मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो xcm हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन x इंटू के एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये देखिए के एक्स, तो यहां से के एक्स स्क्वायर और के बाहर और एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। लिमिट क्या आ जाएंगी 0 से 3, क्योंकि लेंथ गिवन है 3 मीटर, ठीक। डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 3, के से के कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे 3 का क्यूब, ओके, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय यहाँ स्क्वायर 9 बाय 2, 9 बाय 2, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो एक्सीएम का वैल्यू क्या आया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या, नहीं मीटर, तो 2 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये लो, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे बात को, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 25 kg मास फ्रॉम अ पुली। इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर देन लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर, देन द लोड इज लिफ्टेड टू 3 मीटर, द एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम विल बी। तो देखिएगा कि 250 न्यूटन फोर्स लगा रखा है और डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस कितनी कवर करी, रोप इज पुल्ड टू 12 मीटर, रोप 12 मीटर तक पुल करा गया, 250 न्यूटन लगाकर 12 मीटर तक पुल हुआ यानी डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, और 75 kg का जो वेट है वो 3 मीटर तक लिफ्ट हुआ, यानी कि जो इनपुट वर्क हुआ, इनपुट वर्क किसने किया, 250 न्यूटन फोर्स ने, तो इनपुट वर्क कितना हुआ यहाँ पर, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस 12, तो ये आ गया हमारा इनपुट वर्क। और आउटपुट वर्क क्या आया हमारे पास, एम क्या था मशीन का, जो वेट है उसे रेज करना, तो ये आ जाएगा 75 और जी से मल्टीप्लाई करेंगे 750 इंटू 3, ठीक।
एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक, तो एफ, और आप यदि परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई और करते हैं, तो आउटपुट क्या है? 750 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड विथ 12 इंटू 100। देख 250 से 750 को कट करेंगे, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ईटा आ जाएगा 9/3 से 12 कट करते हैं 4 से इसको 100 को कट करते हैं 25 इंटू 3, ये आ जाएगा 75%। ये हमारा आंसर हो गया 75%। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about the geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation is. तो देखो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। I क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, तो देखो हमें एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और एक यहाँ पे L की वैल्यू भी नोन होनी चाहिए। ठीक, L भी नोन होना चाहिए। आप एक और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 I ओमेगा भी, I ओमेगा स्क्वायर भी, ये भी रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, हम इस सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा क्या? 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, I1 लिख लेता हूं, और जो सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इनफैक्ट हमें ओमेगास जो है ना वो गिवन है, तो जरूरत ही नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करने की, डायरेक्टली आंसर यहां से आ जाएगा। बस हम तो बस रेशियो ले लेंगे। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पे K1/K2 इज इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 I2, और इसने बोला है कि सिलेंडर का जो एंगुलर स्पीड है वो ट्वाइस है ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो K1/K2 इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, 4 बनेगा। 1/4 मल्टीप्लाइड विद 2/5 mr स्क्वायर डिवाइड बाय mr स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/5। तो 1:5 आंसर आ गया हमारा, 1:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, गिवन है a light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. मतलब एक मासलेस रोड है, ठीक है, और उसके दोनों एंड पर मासेज अटैच्ड है m1 एंड m2। ठीक, हमें बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें क्या करना है। तो एक सेकेंड, हमसे पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलरली टू द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलरली एक एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देख कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। I इक्वल टू m1 इंटू, मान ले कि m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या है x1, तो m1 x1 स्क्वायर,
ऐसे ही m2 का लिखेंगे m2x2 ठीक। हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू m1 या विद रेस्पेक्ट टू m2 निकाल कर और वो डिस्टेंस हम लिख लेंगे। तो x1 हम लिख सकते हैं क्या, x1 लिखा जा सकता है m1 से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। l ये डिस्टेंस है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ठीक है। यहां से x1 और इसी तरह से x2 आएगा ना, तो वो क्या आएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो, m1 और m2 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक। जो कॉमन आता है उसे कॉमन ले लो और कट पिट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर बचेगा m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो गिवन है कि फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास 9m a small disk of mass capital M and radius R by 3 is removed concentrically. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. मतलब ऐसे एक डिस्क था, ठीक है, ऐसे एक डिस्क था और इस डिस्क का रेडियस गिवन है, इस डिस्क का रेडियस गिवन है कितना है r और इसका मास कितना गिवन है 9m, ठीक। अब क्या किया गया, इसके अंदर एक और कैविटी बना दी गई, इसके अंदर एक कैविटी बना दी गई जिसका रेडियस r बाय 3 है, कट कर दिया, ठीक है ना। कैविटी बना दी मतलब इसके अंदर से एक सेक्शन हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया है, लेकिन कॉन्सेंट्रिकली मतलब कि कैविटी का सेंटर और डिस्क का सेंटर सेम है, ठीक। और ठीक है, ओके, स्मॉल डिस्क, और जो डिस्क जो हमने यहां से रिमूव करी है उसका मास क्या है m। हमसे पूछा है कि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो कैविटी के लिए जो हमने रिमूव करा है डिस्क, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर लेंगे, दैट्स इट। तो हमारे पास आंसर में जो आएगा ना वो इस तरह से लिखा जाएंगे। देखिए, डिस्क का सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, मास रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मास है 9m, रेडियस है r स्क्वायर बाय 2 माइनस, और जो कैविटी बनाई गई उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास m, रेडियस है r बाय 3, तो r स्क्वायर बाय 9, और हाँ स्क्वायर है ना, तो r बाय 3 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 40/9 mr स्क्वायर। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट आप देखना, अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L centimeter as shown in the figure। ओहो, फिगर है। The moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC in gram into centimeter square will be। 3 पार्टिकल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर प्लेस्ड है।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB। मतलब ये मान ले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से। इसके वर्टिसेस पर क्या है, प्लेस्ड है, ये मैं नाम दे देता हूं ABC, ठीक। और AX परपेंडिकुलर है AB के, तो AX परपेंडिकुलर है AB के, वो तब हो सकता है जब यहां से पास हो। एंड इन द प्लेन ऑफ ABC, ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि यहां पर इसने ये बोला नहीं है कि वो जो लाइन है, क्या है ना कि इसमें डायग्राम था डियर, वो डायग्राम होता तो ज्यादा अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाते, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते। तो अभी के लिए मैं एक आर्बिट्रेरली अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देता हूं, कंसेप्ट समझना बेसिक, ओके। तो देखिए ये वाली मान लो ये है AX, इसके अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देख A से पास हो रही है ये मतलब ये लाइन, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया A का तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R 0 हो गया। बचे ये दोनों, बचे ये दोनों, बचे ये दोनों B और C, B और C। अच्छा चल ठीक है, ये वाला एंगल होता है 60 डिग्री और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये है मान ले L, ठीक। अच्छा अब यहां पर हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा B वाले का, वो परपेंडिकुलर है टू AX, ठीक है, तो ये आएगा मास M इंटू L² प्लस, और C वाला जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, और मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करा है, ये 90 है, ठीक, ओके। ये भी परपेंडिकुलर था क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा एरर है इसमें, तो ये 30 और ये 30, ये 90, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, यहां से मैं मान लो कि साइन 30 में निकाल लेता हूं, तो साइन 30 आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि L है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो L/2 P आ गया हमारे पास, तो आएगा I = ml² प्लस ml² डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 3m, देखो ये आएगा 5, ये आएगा 5ml² बाय 4। देखो अभी जो मैंने डायग्राम इमेजिन करा ना उसके हिसाब से ये आंसर है, ठीक है, लेकिन यदि मान लो डायग्राम होता तो हो सकता है कि दूसरा कुछ आंसर आता, ठीक। चलो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। और नेक्स्ट और लास्ट भी है, ये क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम so that it acquires maximum moment of inertia about geometrical axis. It is possible with aluminium is interior, iron surrounding it. देखो सुनो, गिवन क्या है क्वेश्चन में कि हमें एक सर्कुलर डिस्क है जो दो मटेरियल से बनी है, आयरन और एल्यूमिनियम से, और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मास जो है ना, जितना ज्यादा दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मास, देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, आयरन है और एल्यूमिनियम है। तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, तो मास दूर होने का मतलब है डेंसिटी दूर है, तो डेंसिटी जितने ज्यादा डेंसिटी वाला जितना दूर रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा रहेगा। तो क्योंकि आयरन का डेंसिटी ज्यादा है तो आयरन बाहर रहेगा और एल्यूमिनियम इनसाइड में रहेगा, यानी नियर बाय द एक्सिस, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एल्यूमिनियम इज एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आयरन क्या होना चाहिए, देखो ये डिस्क है ना, यदि ये डिस्क है ना, यदि तो, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मान लो कि यहां से यहां तक एल्यूमिनियम है और रिमेनिंग जो पोर्शन है ये आयरन है।
तो जब हायर डेंसिटी का मटेरियल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहेगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो आयरन होना चाहिए सराउंडिंग में और एल्यूमिनियम होना चाहिए नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम रहेगा। यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये था एंड। तो आई होप आपको आज का सेशन एंजॉयबल लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने यहां तक वीडियो को देखा, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। बेटा आप खुद से नीट के पीवाईक्यू शायद सॉल्व नहीं करते, ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई एक गाइड करने वाला मिल जाता है, आपके साथ साथ कोई सॉल्व करता है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए, आई होप आप इस थॉट को समझेंगे, ध्यान रखेंगे और आप हमारे साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको कई सारे चैप्टर के पीवाईक्यू मिल भी चुके होंगे, वो आप देख सकते हो, ठीक। इसी चैप्टर का पार्ट 2 भी हम देखेंगे, ठीक, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।